दोस्तों, आज है 3 सितंबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहले एडुटेरिया का करंट अफेयर्स जो कि है न्यूज एट द रेट ऑफ 365। ये 1 साल का जो है इसके अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडुटेरिया का करंट अफेयर्स और इसके अंतर्गत जो है पहला करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। ये है वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में। वक्फ संशोधन विधेयक ये जो है पेश किया गया था लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था। यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधित करता है। तो वक्फ अधिनियम जो है 1995 में इसमें संशोधित करता है 8 अगस्त 2024 के जो पेश किया गया है। हालांकि ये अभी पारित नहीं हुआ है। इसे जो है जेपीसी में दे दिया गया है। इस पर पूरी सुनवाई करने के लिए जो कमेटी होती है संसद की उसके अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको वक्फ के बारे में बता दें कि वक्फ का अर्थ होता है इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ कहलाती है। ये आप लोग याद रखेंगे कि इस्लाम में धर्म के आधार पर दान की गई संपत्ति, वो संपत्ति चल या अचल संपत्ति हो सकती है, वक्फ कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्फ कहलाती है। ये वक्फ है। लेकिन भारत में जो वक्फ अधिनियम इस पूर्व में लाया गया था उसमें जो है बहुत सारी त्रुटियां थी। उसी को जो है इसमें संशोधन की बात कही गई है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि विधेयक में वर्तमान अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 जो है कर दिया गया। विधेयक में कहा गया है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है। विधेयक में यह भी कहा गया कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। अनिश्चितता की स्थिति में उस क्षेत्र का जिला कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। यह विधेयक उस प्रावधान को हटा देता है जो वक्फ बोर्ड को यह जांचने और निर्धारित करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। पहले क्या होता था कि कोई भी संपत्ति, मान लीजिए कोई एक गांव है और उस गांव को वक्फ जो है वो वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, तो उसकी सुनवाई जो है कोर्ट में नहीं हो पाता था। उसे आपको वक्फ के बोर्ड में ही जाके उसकी सुनवाई करना पड़ता था और जिसके कि सारे सदस्य मुसलमान ही होते थे या मुस्लिम धर्म के अनुयायी ही होते थे, तो जिससे कि पूरी की पूरी गांव जो है वो चला जाता था वक्फ प्रॉपर्टी के अंतर्गत। तो ये सब मुद्दे थे। हालांकि यहाँ पर जो है ये जितने भी तथ्य हैं ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये विधेयक अभी नहीं बना है। लेकिन कुछ तथ्य आपको जानकारी के लिए आप लोग इसको याद रखेंगे वक्फ क्या है और वक्फ के किस विधेयक में जो है या किसमें संशोधन किया जा रहा है, किस अधिनियम में वक्फ का, ये याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आईपीसी सीआरपीसी जो है उसको चेंज करके अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम रखा गया है। तो गृह मंत्रालय ने 2020 में आपराधिक कानून के तीनों संहिताओं की समीक्षा
के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणवीर सिंह की अध्यक्षता में जो एक समिति गठित की थी। उस समिति गठित की थी और समिति ने जो है 3 प्रावधान किए। वो है भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको कि बोला जाता है BNS 2023। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसको कि कहा जाता है BNSS 2023। उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये सारा जो है 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। BNS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यह क्रमशः भारतीय दंड संहिता, जो कि पहले कहलाता था भारतीय दंड संहिता 1860, उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसका जो है ये तीनों अधिनियम लेगा स्थान। यहाँ पर जो कुछ चेंजिंग किया गया है भारतीय न्याय संहिता में, उसके बारे में चर्चा करेंगे और मोटे तौर पे जो है कुछ धारा भी आप लोग याद कर लेंगे, जो कि पूछा जा सकता है विभिन्न एग्जामों में। तो भारतीय दंड संहिता की मसौदा 1834 में जो है मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग गठित कर किया गया था और यह संहिता 1860 से लागू हुआ था। जो 2024 से पहले भारतीय दंड संहिता से पहले या भारतीय न्याय संहिता से पहले जो भारतीय दंड संहिता थी, वो मैकाले की जो है अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसने की संहिता तैयार की थी और उसको भारतीय दंड संहिता 1860 कहा जाता था। उसमें चेंजिंग किया गया है। अब जो है आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 में जो है 23 अध्याय 551 धाराएं थी, जिसे BNS दैट मीन्स भारतीय न्याय संहिता में 20 अध्याय और 358 धाराएं जो है अब रह गई है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है धाराएं देख लेते हैं, जो कि कानून से संबंधित है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये चेंजिंग जो है ये लॉ में हुआ है, ना कि संविधान में चेंजिंग नहीं हुआ है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हत्या का पहले जो है धारा था 300, अब उसको 101 हो गया। हत्या के लिए सजा पहले 302 था, अब 103 हो गया है। वहीं पर जो है बलात्कार के लिए अब धारा 63 हो गया है, जो कि पहले 375 था। दहेज हत्या के लिए जो है धारा अब 80 हो गया है। मानव तस्करी के लिए धारा 143 और चोरी के लिए सजा धारा 303 के 2 के तहत जो है ये किया गया है। तो आप लोग हत्या 103, हत्या के लिए सजा 103, हत्या 101, बलात्कार 63 और दहेज हत्या ये धारा 80, ये जरूर आप लोग जो है याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। आगे और कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं, हालांकि ज़्यादा जरूरी नहीं, ये लॉ के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, जैसे छीनना, स्नेचिंग, जैसे रास्ते में कोई जा रहा है तो जो है उसको छीन लेता है, या आप देखते होंगे कोई गले में जो है हार पहन के जा रहा है तो उसको छीन लेता है, स्नेचिंग करता है। उसके तहत जो है धारा 304 के तहत जो है ये सजा होगी। आगे देखते हैं हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के बारे में। तो BNSS 2023 ये जो है ये इसमें 531 धाराएं और करीब जो है 30
और 39 अध्याय जो हैं, जबकि इससे पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं और जो है 37 अध्याय थे। यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ नाम से ही इंगित हो रहा है कि ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। यहाँ पर जो है नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित जितने भी लॉ है वो है, जैसे संपत्ति, घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान, कुर्की, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब्ती, कुर्की, ये सब है। तो ये जो है पहले जो सीआरपीसी हुआ करता था वही बन गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस। ये जरूर आप लोग याद रखेंगे, इस तरह के प्रश्न आपको एसएससी में पूछा जा सकता है। वहीं पर जो है भारतीय न्याय संहिता जो है बीएनएस, ये जो है ये है भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पीनल कोड जो है इसके इंडियन पीनल कोड के जगह जो है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लाया गया है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, कुछ जो है तथ्य देख लेते हैं इसमें भी कि जो घोषित ये धारा 86 के तहत घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की की जा सकती है। मृत्यु दंड के मामले में दया याचिका जो है ये धारा 472 के तहत जो है ये दया याचिका के लिए ये किया जा सकता है, मांग किया जा सकता है। वहीं पर जब देखेंगे बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। ये विशेषताएं एफआईआर से संबंधित। पहले क्या होता था कि एफआईआर जिस थाना के अंतर्गत जो घटना होती थी उसी थाना में जाकर हमको जो है रपट लिखानी पड़ती थी, अर्थात केस दर्ज करवाना पड़ता था। लेकिन बीएनएसएस के तहत क्या किया गया है कि एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध का क्षेत्र कहीं भी हो। एग्जाम्पल के लिए कोई अगर जो है आरा में कोई घटना घटती है या किसी के साथ जो है स्नैचिंग होती है तो वो जो है जाकर बेहिया में या बक्सर में भी दर्ज करवा सकता है अपने जो है पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा सकता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये चेंजिंग किया गया है। इससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज करवाया जा सकता है। पहले क्या होता था, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाना जो है जाना पड़ता था। अब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और प्रारंभिक जांच 14 दिनों में जो है पूरी होनी चाहिए, ये भी इसमें व्यवस्था की गई है। वहीं बयानों का रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो बलात्कार पीड़ितों का बयान उसके घर पर दर्ज किया जाएगा। ऐसे बयान मोबाइल फोन सहित ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है अब। और यौन उत्पीड़न की पीड़ा का बयान दर्ज करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी का होना आवश्यक है। पहले क्या होता था कि पुरुष भी जो है कर लेता था, अब महिला अधिकारी का होना जो है जरूरी है। वहीं पर देखेंगे गिरफ्तारी के बारे में, तो ये 3 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधों में डीएसपी की अनुमति के बिना वृद्ध या अशक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। गिरफ्तार व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखने और उसे डिजिटल मोड में प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, ये भी प्रावधान किया गया है। वहीं इसमें ये प्रावधान किया गया है कि बीएनएस और पॉस्को के तहत कुछ यौन अपराध मामलों में जांच सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर जो है पूरी करनी होगी, ये भी इसमें व्यवस्था किया गया है।
तो ये सब जो है मुख्य प्रावधान था जिसको कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं ये, और टोटल जो है जो वृहत रूप से है वो जो है जो लॉ के स्टूडेंट हैं उसके लिए जरूरी है। अगला आज का एडिटोरिया का करंट अफेयर्स है, ये SCO शिखर सम्मेलन 24वां जो है SCO दैट मीन्स की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो है बैठक हुई थी 4 जुलाई को कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में जो है इसकी बैठक हुई थी 4 जुलाई 2024 को, कजाकिस्तान की अध्यक्षता में 2024 को। वहीं यहाँ पर आपको बता दें कि 2025 में जो है इसकी बैठक होगी पाकिस्तान में। ये आप लोग किसी भी कंडीशन में याद कर लेंगे, ये पूछा जा सकता है एग्जामों में, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में अभी रहा है। तो और ये भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे पाकिस्तान में जो होगा वो 25वां SCO का जो है शिखर सम्मेलन होगा। पाकिस्तान में कौन सा होगा शिखर सम्मेलन? तो 25वां शिखर सम्मेलन होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि SCO में का जो है नया सदस्य कौन बना है। SCO का नया सदस्य जो है अभी 10वां सदस्य बेलारूस जो है वो बना है। बेलारूस एक यूरोपीय कंट्री है, ये भी ध्यान रखेंगे। इससे पहले जो है 2017 में भारत और पाकिस्तान जो है बना था क्रमशः 7वां और 8वां। आगे देखते हैं हम लोग कि इसी के अंतर्गत जो अभी बैठक हुई है कजाकिस्तान में, उसमें जो है 2025 से 27 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग कार्यक्रम की बात कही गई है। 2024 से 29 के लिए मादक पदार्थ विरोधी नीतियां, 2035 तक SCO के विकास रणनीति को अपनाया जाए, इसकी बात कही गई है। वहीं 2030 तक ऊर्जा सहयोग पर जो है बात कही गई है। चीन के किंगदाओ शहर में 2024-25 के लिए SCO पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। इससे पहले जो है 2023-24 में वाराणसी को जो है घोषित किया गया था SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी, और इस बार जो है चीन के किंगदाओ शहर को ये घोषित किया गया है, आपको याद रखना है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट तथ्य SCO के बारे में ये बता दें कि SCO जो है मुख्य रूप से 15 जून 2001 में जो है इसका गठन हुआ। SCO का जब गठन हुआ तो उस समय 6 सदस्य जो है इसमें शामिल थे। और ये भी आपको बता दें कि SCO जो है पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जब इसका जो है गठन 1996 में हुआ था, और शंघाई 5 ही जो है आगे चलकर बना SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें 6 सदस्य थे। और इसकी मुख्यालय जो है या सचिवालय ये बीजिंग है, ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। इस तरह के प्रश्न SSC में ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं संगठन से संबंधित। अगर किसी ने क्वेश्चन बैंक SSC का बनाया होगा तो संगठन एक चैप्टर अलग से सिलेबस में SSC का दिया हुआ है। आगे चलते हैं। इस समूह में जो है 2017 में पाकिस्तान और भारत जो है इसका सदस्य बना, और ईरान 2023 में जो है शामिल हुआ, और बेलारूस 10वां सदस्य बना जो है सबसे नया 2024 में, ये भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स है एडिटोरिया का, ये है रुद्रम मिसाइल। तो रुद्रम मिसाइल
है क्या, तो ये जो है एक पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। तो रुद्रम क्या है, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये यहाँ तक समझ गए होंगे। इसको जो डेवलप किया है डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने विकसित किया है और इसको जो है विकसित किया गया है भारतीय वायु सेना के लिए। इसकी विशेषता क्या है, तो यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें इंटरनल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस नेविगेशन और अंतिम हमले के लिए एक निष्क्रिय होम हेड सुविधा जो है ये इसमें है। और ये मिसाइल 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक के अलग अलग ऊंचाइयों से जो है इसको छोड़ा जा सकता है या प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि रुद्रम जो है एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसको कि डीआरडीओ ने विकसित किया है। अगला हम लोग देखते हैं समान नागरिक संहिता के बारे में। समान नागरिक संहिता जिसको कि यूसीसी बोला जाता है, ये चर्चा में इसलिए है कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर, जो कि 78वां स्वतंत्रता दिवस कब है, 2024 में मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। इस भाषण में जो है प्रधानमंत्री ने यूसीसी के बारे में बातें की। हालांकि यूसीसी अभी भारत में लागू होने की नहीं हुआ है। कुछ राज्य जैसे गोवा में, सबसे पहले गोवा में जो है पहले से ही लागू है। वहीं उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड दूसरा राज्य बन गया है जो कि यूसीसी लागू किया है। तो यहाँ पर हम आप बता दें कि यूसीसी के बारे में जो है अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 44 में, आर्टिकल 44 में जो है वर्णन है। और ये आर्टिकल 44 जो है ये नीति निर्देशक तत्व में है। आपको बता दें कि भाग 4 भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व है। और इसी नीति भाग 4 के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो है समान नागरिक संहिता की बात कही गई है, यूसीसी की बात कही गई। ये आर्टिकल जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग जरूर याद रखें लेंगे कि यूसीसी का वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि गोवा पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 में जो है लागू कर दिया गया था। पहले समान नागरिक संहिता का पालन करने वाला राज्य गोवा है जो कि 1867 में ही समान नागरिक संहिता लागू कर दिया था। उसके बाद उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई के नेतृत्व में जो है 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। शाह बानो मामले 1985, सारा बानो मामले 2017 और सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता का जो है समर्थन किया था। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि BN राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की गई थी और इसके तहत जो है ये व्यवस्था किया गया था। हिंदू व्यक्तिगत कानून के तहत हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन को जो है शामिल किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे हम आपको बता दें कि यूसीसी में जो मुस्लिम व्यक्तिगत कानून को जो है व्यक्तिगत कानून शरीयत अधिनियम 1937 के तहत जो है लागू किया गया। वहीं पारसी व्यक्तिगत कानून, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 के तहत और ईसाई व्यक्तिगत कानून, ईसाई विवाह अधिनियम
72 के तहत जो है ये भिन्न है, ये भिन्न है। और बात कही जा रही है कि इस तीनों को, मुस्लिम, पारसी और ईसाई, तीनों को जो है लाकर एक यूसीसी लागू किया जाए। तो इसमें जो आप अनुच्छेद तो जरूर याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे है एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है ये लाल किले से की थी। और इसी एक राष्ट्र एक चुनाव किस प्रकार हो, और इसकी जो है इसके लिए एक समिति गठित की गई थी, और उस समिति के अध्यक्ष थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो एक राष्ट्र एक चुनाव जो बनाया गया था, एक समिति इसके लिए, उसके अध्यक्षता किसने की थी? तो रामनाथ कोविंद ने की थी। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है, सिफारिश, ये प्रस्तुत कर दी है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं। तो समिति की मुख्य सिफारिश है, पैनल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक चुनाव कराने की सिफारिश की है। स्थानीय निकाय चुनाव में 100 दिन के भीतर होनी चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 324(1) लागू किया जाएगा। सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में नए लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं। नई लोकसभा पिछली लोकसभा के कार्यकाल के बचे हुए समय तक ही काम करेगी। इसको आप ऐसे समझें कि जो है 4 जून को समझिए, 4 जून को जो है लोकसभा का गठन हुआ, प्रधानमंत्री ने ली शपथ। लेकिन क्या हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव होने के कारण 4 जुलाई 2024 को ये सरकार गठन हुआ, और 2026 या 2025 को जो है अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर गया। दैट मीन्स कि ये जो सरकार 1 साल ही चला। अब जो चुनाव होगा, वो अगला चुनाव जो लोकसभा का होगा, वो सिर्फ 4 वर्ष के लिए ही होगा। दैट मीन्स कि इसका कार्यकाल 2024 से 29 है। तो 29 जो है ये बचे हुए समय के लिए ही चुनाव होगा, ये भी सिफारिश की गई है। वहीं पर जो है ये भी सिफारिश कही गई है कि इस व्यवस्था लागू करने से अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 जो संसद के सदनों और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है, उसमें संशोधन जो है अब करना पड़ेगा। तो कौन कौन से मुख्य अनुच्छेद हैं जिसमें कि संशोधन करना पड़ेगा, ये हम लोग जान लेते हैं। बस ध्यान में रखेंगे, संभावना है कि पूछा जा सकता है 1, 2, 3 ऑप्शन करके। तो जो वन नेशन वन इलेक्शन से जो आवश्यक परिवर्तन होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, वो है अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि में। क्योंकि अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि संसद के जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वहीं अनुच्छेद 85 में जो है संशोधन करना पड़ेगा, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन जो है किया जाएगा। विघटन के बाद पुनः जो है सारे स्टेट और केंद्र में एक साथ चुनाव होगा। उसके बाद अनुच्छेद 172 में जो है चेंजिंग करना पड़ेगा। उसके अंतर्गत जो राज्य विधानसभाओं की अवधि में चेंजिंग होगा, और अनुच्छेद 174 में राज्य विधानसभाओं का विघटन किया जाएगा, और अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपात स्थितियों में जो है चेंजिंग होगा, और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में जो है चेंजिंग होगा। इतने अनुच्छेद में मुख्य रूप से जो है चेंजिंग होगा, ये आप लोग ध्यान में
रखेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित वहाँ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य और भी बता दें, ये बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी और ये पूछे भी जा सकते हैं। हमने वन नेशन वन इलेक्शन में अध्यक्ष तो हमने बता दिया कि रामनाथ कोविंद थे, लेकिन इनके सदस्यों में जो है थे सुभाष कश्यप, अधिवक्ता हरीश साल्वे, अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, एनके सिंह, संजय कोठारी, अधीर रंजन चौधरी जो है, और अधीर रंजन चौधरी हालांकि ये जुड़ने से इनकार कर दिए थे, तो ये जो है सदस्य इसके थे, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, एक विधेयक जो है 19 जून 2024 को पारित किया गया संसद में, उसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। इसमें जो है ये व्यवस्था की गई कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना जो है हो सकता है, जो कि 21 जून से लागू होगा। ये भी बस इतना भी याद रखेंगे तो आपको जो करंट अफेयर्स बन जाएगा। अगला करंट अफेयर्स है, ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, हाइड्रोन परियोजना। तो ये तो इसमें एक यह महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेंगे, हाइड्रोन परियोजना जो है इसको लागू किसने किया है, तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है इससे संबंधित है हाइड्रोन परियोजना। इस परियोजना के तहत क्या होगा कि ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिटल परिवहन नेटवर्क जो है इसको प्रदर्शित किया जाएगा और आकाश में फाइबर और क्लाउड से परे इंटरनेट जो है प्रदर्शित होगा इसके थ्रू, हाइड्रोन परियोजना के थ्रू, ये ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स, एडिटोरिया का विश्व वन अपराध रिपोर्ट 2024 ये प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय द्वारा विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 पारित किया गया है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखना है कि विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट कौन जो है जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र ड्रग एवं अपराध कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इस तरह के एग्जाम प्रश्न जो है बीपीएससी और यूपीपीसीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और इसमें ये भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि 2015 से 2021 के दौरान वैश्विक अवधि में वन्य जीव व्यापार से गेंडे और देवदार सबसे अधिक जो है प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति थी। इसमें कहा गया कि इन दोनों जानवर और पौधे का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित थी, जिसके बारे में कहा गया है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि पशु प्रजातियों का अवैध वन व्यापार बाजार में गेंडे के सींग, पेंगोलिन के सल्क और हाथी दांत जो है ये क्रमशः हैं। वहीं पादप प्रजातियों के अवैध व्यापार में देवदार का वृक्ष और शीशम का और अगरवुड का जो है ये है प्रजाति जिसका कि व्यापार किया जा रहा है अवैध रूप से। अगला है इसी में विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट जो है विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024, 2020 और 2026 का प्रकाशन जो है ये क्रमशः था। अगला एडिटोरिया का करंट अफेयर्स देखते हैं, ये है दुनिया का सबसे गहरा ब्लू व्हेल जो है खोजा गया है और ये जो है दक्षिण पूर्वी मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में विश्व का सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की गई है। अब ये जान लेते हैं कि ब्लू होल होता क्या है। तो ब्लू होल जल से भरी ऊर्ध्वाधर गुफा है जो तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसके आधार शैल, चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसे घुलनशील पदार्थ से बने होते हैं।
तो ये ब्लू होल है, और ये जो है सबसे बड़ा दुनिया का ब्लू होल, ये मेक्सिको के चेतुमल खाड़ी में पाई गई है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स आज का देखते हैं, ये है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये आप लोग याद कर लेंगे, एक बार याद कर लेंगे, प्रत्येक साल जो है आपको काम दे देगा। इस सूचकांक में जो है भारत का सूचकांक 2023 में जहां 161 था, वहीं 2024 में जो है 159 रह गया है। एक तरह से कहिए तो यह सुधार मुख्य रूप से देशों की रैंकिंग में गिरावट के कारण, तो ये सुधार एक तरह से हुआ है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि विश्व स्तर पर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है सबसे उच्च स्तर पर ये रहा है नॉर्वे। नॉर्वे में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ज्यादा है, उसके बाद दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। वहीं पर देखेंगे कि भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और श्रीलंका जो है ये भी भारत से अच्छी स्थिति में है। ये इस सूचकांक में बताया गया है, कैसे पता नहीं, लेकिन याद रखना है आप लोगों को। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024। इसको जो है प्रस्तुत करती है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग। ये जो है बार बार पूछा गया है, तो आप जितने भी हैं वो लोग इसको याद कर लेंगे कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट, यहाँ तक कि बीपीएससी में भी पूछा गया है। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग जारी करता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया कब जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये 11 जुलाई जो है यूपी के एग्जामों का जो है फेवरेट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को। ये यूपीपीसीएस के सारे एग्जाम देखेंगे, यूपीपीसीएस आरओ, यूपीपीसीएस लोअर, यूपीपीसीएस अपर, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी, ये सब में जो है ये प्रश्न पूछा गया है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और विश्व जनसंख्या दिवस 2024 जो है 11 जुलाई को प्रस्तुत किया गया, और इसमें कहा गया कि 2080 के दशक के मध्य विश्व जनसंख्या का लगभग 10.3 बिलियन के उच्च शिखर पर जो है वैश्विक जनसंख्या पहुंच जाएगी। वहीं जो है 2024 में यह 8.2 बिलियन जनसंख्या होगी पूरे विश्व की। वहीं भारतीय संदर्भ में इन्होंने बताया कि 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब होगी, और ये चीन को जो है क्रॉस कर चुकी होगी, या चीन को क्रॉस कर चुकी है। वहीं पर 2060 के दशक के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी। ये भी जो है इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं एक अनुच्छेद, ये है अनुच्छेद 244 का ये चर्चा में है। ये इसलिए चर्चा में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के ए में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई जो है भारत देश के अंदर या किसी राज्य के अंदर ही कोई आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो उसे जो है एक स्वायत्तता या राज्य के भीतर राज्य बनाने का जो है दर्जा दिया जा सकता है। तो हाल ही में असम के आदिवासी बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र को जो है सभी दलों के उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 के ए को लागू करने का वादा जो है ये किया है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 244 का ए किससे संबंधित है, और अभी ये कहां पर लागू वर्तमान में हुआ है, ये भी याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं आज का
एडुटेरिया का ही करंट अफेयर्स इसके अंतर्गत है। करंट अफेयर्स पूर्ण ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया गया है और इसके अनुसार कहा गया है कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है धीमा हुआ है 2017 के बनस्पत। लेकिन यहाँ पर ये भी बता दें कि 2023 में भारत के यूनिकॉर्न की संख्या 67 थी, जो कि 2022 में यूनिकॉर्न 68 थी। यूनिकॉर्न क्या होता है ये भी आप लोग जान लें। यूनिकॉर्न जो है वैसा स्टार्टअप जिसका कि 1 अरब डॉलर तथा जो अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है उसको जो है यूनिकॉर्न के रूप में समझा जाता है। तो संयुक्त राज्य और चीन के बाद भारत यूनिकॉर्न में तीसरा बड़ा देश है। सबसे बड़ा यूनिकॉर्न संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा जो है भारत है। ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला जो है करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है ये है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर जो है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हाल ही में जो है भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है और तीसरे स्थान पर आ गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और भारत में सबसे ज़्यादा जो है अभी नवीकरणीय ऊर्जा के तहत जो ऊर्जा उत्पादन होता है उसमें सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान है, 75.57 गीगावाट है। उसके बाद जो है पवन ऊर्जा है, उसके बाद बायोमास है। ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट तथ्य है नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, यह है कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। और साथ ही जो है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी भारत ने रखा है। और 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन कम करने की भी घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही रखते हैं। जो आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।